मानसिक विकृति अलग अलग तरीके की होती है। सामान्य इंसान के लिए वो अकाल्पनिक है, लेकिन मानसिक रूप से विकृत लोग इसमें सुकून मानते हैं। और ऐसे मानसिक विकृत लोग हमारे बीच होते हैं, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। वो बहुत चौंका देने वाला था और सामान्य इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आई के लिए काढ़ा बना रहा हूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे जयेश भी ना बार बार फोन किया जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं। हेलो हेलो। अरे यार। हाँ जयेश। क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। जयेश, आई की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है? ठीक है। आई बस 2 मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है। दीदी देखो, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हाँ तो हम कर, तुम लाइटर चालू करो। यस। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी है तुमको हमको भगाने की। पहले जाओ, ये बनिया गहन से सामान लेकर आओ। लिख दिए इसमें सब, जाओ जल्दी लेकर आओ, हमको काम पर भी जाना है जल्दी। पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ? मैंने पीला अरहर की दाल है, धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना। तुम रहने दो, हम भी चलते तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओगे। जाओ तुम बाहर जाओ। अच्छा सुनो, झोला लेकर जाओ, हम आते हैं कपड़ा बदल कर। झाड़ू मार के अंदर आ जल्दी। कैसी हो यतिन? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दीपक चल। हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ साहब, आज रात 11 बजे मालाड बैक रोड पे असलम का काम होगा। वेरी गुड। क्या भाई, डर गया? कान के नीचे दूंगा एक। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अबे एड़े, भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं, समझा क्या? चल चल, मस्का मत लगा। उधर से पैसे भी डाल इसमें। दीदी, आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे। और पैसे? हम जीते ना कंचे में 20 रुपए लगाएंगे तुमको एक। बोले ना पैसे लगाकर नहीं खेलना है। खिलो, अगली बार से बताते हैं तुमको। भाई भाभी, देख के डालो प्याज। भाई, ये साली तुमको ना बोली ना? अबे छोड़। आप रुको भाई, मैं आता हूँ। अरे क्या किए हो तुम? क्यों? जवानी संभल नहीं रही है तुझ पे? तेरी तो दीपक, ये तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? अरे पतिया, अरे पागल हो गया क्या तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हेलो प्रभात,
तुझे मना किया ना, बार बार ऐसे फोन मत किया कर। मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, तुम आई को फोन दो। आई तुझसे बात करना नहीं चाहती है। अरे डरता हूँ तुझसे। मेरे पे हाथ उठाएगा तू? मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बीच में नहीं आने का, समझा? चल। और तू साले निकल इधर से, बस मेरे सामने नहीं आने का, मैं तो गाड़ दूंगा। ए ले जा इसको, चल। प्रभात, यार वो मनोहर भाई है ना, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। तू रुक, मैं आता। आई, मैं आता हूं अभी। चल चल जल्दी चल। आइए सर। सर मनोहर की बॉडी है। कौन मनोहर? सर हमारा खबरी था, कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई, उसी की खबर दी थी इसने। तो क्या असलम ने? कह नहीं सकते सर, वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है, इसके खुद के आदमियों को नहीं पता था। सिरके, इसके बदन पे जिस तरीके के वार दिख रहे हैं ना, लगता है ब्लेड जैसे धारदार हथियार से इसको मारा गया है, और ब्लड भी सूखा है। इसका मतलब खून रात में हुआ होगा। पैंट क्यों खुली है इसकी? सर हो सकता है कि भागने भागने में खुल गई हो। वैसे इसके पास ये चिट्ठी भी मिली है। आदमी को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? इस लड़की ने देखा था सर। सर वो मैं दूध लेने जा रही थी, तब मैंने देखा कि ये आदमी यहाँ पे। सिरके, जिस किसी ने इसको मारा है, लगता है बहुत नफरत करता था। असलम? कह नहीं सकते सर। या कोई ऐसा आदमी जिसका इसने बहुत बुरा किया था। आसपास पता करो, किसी के साथ इसकी मचमच हुई थी क्या? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? साहब इसका तो रोज रोज का मचमच था, सही आदमी नहीं था साहब। सर कोई कुछ बता नहीं रहा, सब यही बोल रहे हैं कि काफी पंगा करता था लोगों से। सिर के मनोहर हमारा आदमी था। इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। यहाँ क्या करी तू? चल चल। क्या करी तू वहां पर? तू पुलिस से क्या बात करी थी? वो लाश मैंने ही देखी थी, और पुलिस को भी मैंने ही फोन किया था, तो उन लोगों ने बोला था मुझे वहां रुकने के। अच्छा, क्या हुआ? आप क्या हुआ? मतलब क्या? अपनी बहन से पूछ, वहां उस गुंडे का खून हुआ था और वहां खड़े होकर टाइम पास कर रही थी तेरी बहन। साला रात भर ऑटो चलाओ, 4-4 ऑटो का हिसाब किताब देखो, दिन में ये तमाशा देखना पड़ता है घर में। क्या खड़ी क्या है? जाकर नहा, इतनी देर तक मुर्दे के पास थी, जा। अच्छा उस साले के साथ ऐसे होना चाहिए था उसके साथ। ले, आ गया भाभी का घर। मयूरी कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, उसे उठा क्यों नहीं रही है? तुम्हें पता है ना ये गर्ल्स का पीजी है, यहाँ बॉयज का ना अलाउड नहीं है, फिर क्यों आए हो यहाँ?
देखो मुझे इतना बताओ, मयूरी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। मयूरी, मयूरी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो बस 2 मिनट दे दो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज। मैं बाहर जा रही, तुम्हें जो बात करनी कर लो। मयूरी, मैं प्यार करता हूँ तेरे से। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आई से बात नहीं करोगे और वहाँ मेरे बाबा सतारा में मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम शादी नहीं करना चाहते हो मुझसे, इसीलिए हमेशा आई का बहाना बनाकर बस टाल देते हो। मयूरी, तुम जानती हो ये बात सच नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे, अपने आई से मिला दो, हम खुद उनसे बात कर लेंगे। मयूरी, तुम जानती हो ना आई को लव मैरिज से कितनी नफरत है, वो बहुत चिढ़ती है इससे। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा, मैं आई को सब समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मयूरी, मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। अच्छा सुन, रात को खाना मत बनाना, बाहर जाते खाना खाने के लिए। मस्का नहीं मार रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। तुला काय करायचं ते करून घे, मी येणार नाही लग्नाला। ओके, चल बाय। सर, ये मनोहर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। वो नशे में था जब उसका मर्डर हुआ। और सर, एक शॉकिंग न्यूज भी है, मनोहर के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था। क्या? हाँ सर, उसकी बॉडी पे सीमेन के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं, हो सकता है कि प्रोटेक्शन यूज किया गया हो, लेकिन सर उसकी बॉडी पर ब्लेड जैसी किसी शार्प चीज से वार किया गया था और उसी से उसका गला भी रेता गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसका मतलब इंपल्सिव होकर ये मर्डर नहीं किया है, पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर हुआ है। हो सकता है सर। वैसे सर, मैंने मनोहर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स चेक की थी। सर, मनोहर ऐसे 2 आदमियों के टच में था जिससे वो रेगुलर बात करता था, सुनील और पकिया। सर, ये दोनों साथ ही काम करते थे, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है। और सर, जिस दिन मनोहर के साथ ये वारदात हुई, इन तीनों की लोकेशन मार्केट एरिया की थी। सुनील और पकिया को लेके सर, इन दोनों का फोन बंद है, इनकी लास्ट लोकेशन चौल की है। मैंने वहां पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मार्केट में जाके पता करो उस रात क्या हुआ था। ठीक है सर। प्रभात, दरवाजा खोलो। बोल दिया प्रभात, पहले पैसे दे। ताई, तू क्या कर रही इधर? उतर नीचे। प्रभात, मुझे आई से मिलना है। वो इसके साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था। आई तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, तू निकल ऐसे। हाथ कैसे लगा तूने इसे? ये तेरी खुद की बीवी तो छोड़ के भाग गई, तुझे कुत्ते की तरह मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। भगाई लिया ना मेरी बहन को। तुम इससे बात करो, पति है ये मेरे। अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे, निकलो ऐसे। भाई क्या कर रहा है यार? मिलने देने उसे आई से। मेरी आई से कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, चलो। आई से मिलेंगे। हाँ साहब, मैंने देखा था मनोहर का कुछ मशमश चल रहा था उसके लोगों के साथ में। साले, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल। ये आगे सुंदर नगर में सुनील के भाई का गैरेज है, पक्या और सुनील दोनों वहीं पड़े रहते हैं। तुमको क्या लगा मनोहर को मार के बच जाओगे? साहेब, हमने मनोहर भाई को नहीं मारा साहब, खरं सांगतो साहेब, आम्ही का मारू मनोहर भाईला? ये पकिया के साथ उसका पंगा हुआ था ना? वो सुबह कुछ पंगा हो गया था तो भाई मुझसे नाराज हो रहे थे। मैं गया था मनाने उन्हें। भाई जो हुआ सब खत्म करो ना। पकिया, तू जानता है मैं गौरी को कितना पसंद करता हूँ। आज तूने उसकी कुर्ती फाड़ के सही नहीं किया। भाई मैं तेरे को कब से सॉरी 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 बोलने लाया और तू है कि 2 टके की लड़की के पीछे मुझसे नाराज हो रहा है। साले, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल मेरे सामने से,
निकल जाएगा नहीं। अरे भाई बोतल नहीं, ए पक्या पक्या तू जा, मैं पियो तुम, मैं पियो। साहब हमने तो बस मजाक मस्ती किया था, हमें क्या पता भड़क जाएगा। हाँ साहब, बाद में हमने उनसे मना भी लिया था। हाँ, और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए, और बाद में पता नहीं किसने उनको। गौरी का क्या चक्कर है? गौरी साहब वो भाई की आइटम थी। वो पसंद करते थे भाई उसे। लड़की का बोलता है। वो एक दिन भाई को मना कर दिया उसने, तो मैं उस दिन सुबह मेरी बहन की बदतमीजी करेगा। क्या? अरे ठंडी हो गया क्या तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई मैं वो आपके लिए। तुझको क्या लगता है मुझे नहीं पता क्या कि तू मेरी बहन के पीछे कुत्ते की तरह जीव लटका फिरता है? औकात में क्यों डरता होगा तुझसे? अरे डरता हो तुझसे? साहब खरंच भाई उनको लाइक करते थे। क्या ऐसा तो नहीं? मनोहर के साथ तेरा पंगा हुआ था इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं वो पेपर कटर लेके घूमता था ना? नहीं, अभी भी घूमता है ना तू? हाँ? पेपर कटर लेके घूमता है ना तू? मेरा ये, लेकिन सब मेरे बड़े भाई जैसे थे, वो मैं उनकी मारूंगा साहब। शेर के कल सुबह गौरी और दीपक को बुला सर, और मुझे इनकी दर्दनाक चीखें सुननी है। लो मेरे लिए नींबू पानी बना के देना, और सुन चीनी 2 चम्मच डालना। क्या है ना कि मुझे ज्यादा मिठास पसंद है। लो चाय पियो। 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। तुम्हारे माँ बाप का है? सर हमारा कोई नहीं है। बचपन में माँ गुजर गई थी और पापा के साथ 2 साल पहले बिहार से यहाँ आए हैं। दिमागी बुखार के कारण पापा का भी डेथ हो गया। तब से हम ही दोनों हैं। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारे बहन के साथ पहले बदतमीजी की, बाद में तुम्हें मारा। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? गुस्सा तो आएगा ना सर, वो हमारे पीछे पड़ गया था। छोड़ो हमारा रास्ता। अरे हम प्यार करते हैं तुझसे। हम तुम्हारे जैसे गुड्डे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अरे तो शादी कर लो ना हमसे, सारे टेढ़े काम छोड़कर एकदम सीधे बन जाएंगे। छोड़ो। कहते हैं ना अच्छे वाले पति। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ऊपर से वो घटिया हरकत करने लगा। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारा कुर्ता ब्लेड से काटा, इसलिए तुम्हारे भाई ने उसका गला ब्लेड से काटा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमारे भाई ने कुछ नहीं किया है सर, हम सही कह रहे हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। जाओ, शहर छोड़ के नहीं जाने का। आपने इन्हें जाने क्यों दिया सर? शिरके मनोहर के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या की। इस लड़के को देख के ये नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा। फिर भी नजर रखो इन पे। असलम का क्या हुआ? सर खबरियों को काम पे लगा दिया, जल्दी पता चल जाएगा। सुन, से तू नहीं मारा है ना? नहीं दीदी। सच बोल। कहाँ मेरे सर की कसम। सर असलम की टिप मिली है, मीरा रोड में देखा गया है। अपने आदमियों को भेजो, उठाओ उसको। सर एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। बोलो। साहब, मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा। ये फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलता। भगवान में तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, पर आजकल घर के अंदर जब भी देखो पूजा पाठ करता रहता है। घर के अंदर से बस अगरबत्ती और धूप की महक आती रहती है। कब से चल रहा है? साहब, मैं 1 साल पहले घर से भाग के आलोक से शादी कर ली थी, तब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा। जा जरा, बगा क्या भान करे। यस सर। मुझे आई से मिलना है। मैंने मना किया ना,
एक बारी में बात समझ नहीं आती। आई तो उससे मिलना नहीं चाहती है ताई। ये शाने ज्यादा शांतपति नहीं, इसे अंदर जाने दे। अंदर हो क्या रहा है देखना है, मैं चल बाजू लो। नहीं साहब नहीं, मैं किसको अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं मुझे अंदर जाना है। तुम हटो हटो प्रभात। ताई मेरे मना किया ना। साले तेरी इतनी हिम्मत, बात कैसे लगा तूने उसे? क्या हो क्या रहा है? हाँ? अंदर क्या छुपा क्या रहा है तू अंदर? नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई इसको देखे। ये मेरी आई को छोड़कर भाग गई थी, तब से मेरी आई की तबीयत बहुत खराब रहती है और ये आई से मिलना नहीं चाहती है। ये घर जाती है बस, इसका पति है ना चाबी भरता रहता है और ये आ जाती है बार-बार लड़ने के लिए। यही बात मैं तेरे आई की मुझसे सुनना चाहता हूँ। नहीं सब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई को कोई तकलीफ हो। आपको आई को देखना है ना, सर्च वारंट लेकर आइए और देख लीजिए आई को। सर वो घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि सर्च वारंट लेके आओ। सर्च वारंट मांग रहा है? चल क्या सर्च वारंट काढ़ा और पता करो घर में क्या चल रहा है। ठीक है सर। सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे, ये ले। नहीं साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। अब अगर अंदर आने से रोका ना तुझे अंदर डाल दूंगा मैं। चला साहब। अरे हाँ साहब, कदम ऊपर देखो। सर वो धुआं इधर, वो पूजा पाठ कर रहा है क्या आजकल? सर इसकी आई कहीं नहीं है। आई कहाँ है तेरी? तीरथ पर गई है। तीरथ पे गई है? कल तक तो यही थी वो साहब आपने आने से पहले बताया नहीं ना तो रोक लेता। दादा हीरो बन रहा है। हाँ, बहन को भी अंदर आने नहीं देता, पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता, चल क्या रहा है? साहब मेरी आई नहीं चाहती कि मेरी ताई दोबारा इस घर में कभी पैर रखे, और पुलिस को ऐसे अंदर कौन आने देता है साहब? आई का नंबर दे तेरी, आसपास पूछो इसकी आई के बारे में। सर उसकी आई से बहुत दिनों से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पत्ती लेने तो कभी चीनी लेने। जब से उनकी बेटी भाग गई है ना, तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती। सर प्रभात के घर में तो कुछ मिला नहीं है, और प्रभात का कहना है कि उसकी माँ तीरथ गई है। उसकी माँ के नंबर पर मैंने ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। एक काम करो, उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। हाँ बोल, पक्की खबर है? कहाँ जा रही है तू? हाँ? उस दिन तो बड़े मजे से देख ली थी। उस दिन तो मैं गलती से। गलती थी कुछ नहीं, देख चल अब यही खड़े रहे और देख। बस कीजिए, ये कैसी बातें कर रही, अब शर्म आनी चाहिए। चुप कर, एक शब्द भी बोला ना तो मैं सबको बता दूंगा कि तेरी बहन कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है। अपनी बहन और जीजाजी को साथ में सोते हुए देखती है, यही चाहती है तू? नहीं ना? चुप। एक काम कर, सुन इधर चल, कपड़े निकाल। तेरा ड्रग वाला जहर तू स्कूल के बच्चों के रोगों में भरता है ना? मनोहर को भी तूने ही मारा है ना? मनोहर को मैं क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि तेरे को पता चल गया था तेरी ड्रग वाली टिप उसने हमें दी है, इसलिए तूने उसको मारा। नहीं साहब, अभी तक मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि उसने मेरी टिप दी है, तो अल्लाह कसम अगर आज वो जिंदा होता ना तो मैं उसे मार देता। चिरके, इसको तब तक मारो जब तक सच न बोले। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। मनोहर हमारा आदमी था और उसका बहुत भयानक तरीके से खून किया गया था और बहुत विकृत तरीके से उसके ऊपर बलात्कार किया गया था, लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी। मनोहर को क्यों मारा था? वो हमारा आदमी था इसलिए या कोई और वजह थी? आइए सर। सर आपको याद है पुलिस स्टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था? वो किरण और आलोक। हाँ सर, ये आलोक की बॉडी है। शिरके, इसको तो बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोहर को मारा था। कहीं इसके साथ भी रेप तो नहीं किया गया? हो सकता है सर। वैसे सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है। आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। सिर्फ मनोहर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकता है। हो सकता है सर। वैसे सर ये इस चौल में नहीं रहता था, ये चारकोप की चौल में रहता था। ये चौल में तो इसका साला प्रभात रहता है। क्या ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रभात को मिलने आया था?
एक काम करो शिरके, यहाँ सीसीटीवी है क्या देखो, रहेगा तो उसका फुटेज निकलवाओ, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ, देखो ये दोनों मर्डर में कुछ सेम कड़ी तो नहीं। और एक काम करो, ये नोट और पहले वाली नोट, दोनों नोट न्यूज़पेपर के वर्ड्स को काट के बनाए गए हैं। इसको अपने एक्सपर्ट के पास भेजो और देखो ये कौन सा न्यूज़पेपर है, और इसके वाइफ को मॉर्ग में बुला। ठीक है सर। प्रभात ने किया ये सब, उसी ने मारा है मेरे पति को। वो नफरत करता था आलोक से। क्या आलोक उस चाल में प्रभात से मिलने गया था? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसी ने मारा है। ए, चुप। आलोक को क्यों मारा बता? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। तेरे चौल के पास था ना, तूने बुला था ना उसको? नहीं साहब, अपने आप ही आता रहता था सर बार बार। वो तेरे घर में हिस्सा मांग रहा था, तेरे बहन के साथ उसने शादी की थी भाग के जाके, इसलिए तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब, वो बहुत ही घटिया आदमी था। मैं, मेरी किरण ताई और मेरी आई, अब तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे साहब हमारे घर में। उसने मेरी किरण ताई को बहका कर उनसे शादी कर ली साहब। उसकी तो पहली बीवी तो छोड़कर भाग गई थी, इतना घटिया आदमी है वो। तेरी आई कहाँ है? तेरी आई का फोन बंद है, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय से बंद है जिसके एक दिन पहले पुलिस तेरे घर पे आई थी। ऑन नहीं हुआ है फोन। साहब मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ साहब। मेरी किरण ताई जब से घर में पुलिस लेकर आई है ना, मेरी आई बहुत परेशान थी साहब। मेरी आई को शांति चाहिए थी, उन्हें तीर्थ पे जाना था साहब, वो तीर्थ पे चली गई, फोन बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक मुझे फोन नहीं किया साहब, मुझे नहीं पता साहब। तो ऐसा तो नहीं कि तेरे आई ने किरण को कबूल किया था हिस्सा देने के लिए, इसलिए तूने गुस्से में आकर तेरे आई को मार दिया तूने, सच है क्या? नहीं साहब, मेरी आई नहीं मर सकती है साहब। नहीं 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 साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। नहीं नहीं, कहते झूठ है साहब। नहीं साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। शिरके, इसके कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन निकालो, देखो उस दिन ये आलोक के साथ था या नहीं। सब बहाने बना रहे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हितल तू कहाँ जाएगी? मैं गांव में बात करने की कोशिश कर रही हूँ हितल, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। क्या बात है, दोनों बहनों को बड़ा प्यार आ रहा है एक दूसरे पर। सियानी हो गई है ये, शादी की उम्र हो गई है बिल्कुल। हाँ, हितल के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। लड़का? क्यों? मैं हूं ना, मैं शादी करूंगा इससे और दोनों बहनों को साथ में रखूंगा, मजा आएगा। तुम दोनों जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है, बाद में मिलता हूँ। घर छोड़ देना। सर, आलोक की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट के निशान हैं। उसका गला भी रेता गया सर, और सर आलोक के साथ भी रेप किया गया था। ये काम किसी सीरियल किलर का लगता है शिरके। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, वहां ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है सर। सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर, उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने प्रभात के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। प्रभात के फोन से ना तो आलोक को फोन किया गया था और ना ही आलोक के फोन से प्रभात को। प्रभात के फोन की लोकेशन भी उसके घर की ही थी। फिर भी मुझे प्रभात पर ही शक है। मुझे वो जरा अजीब किस्म का इंसान लगता है, और उसके पास मोटिव भी है उसके जीजा को मारने का। लेकिन सर, प्रभात मनोहर को क्यों मारेगा? पता नहीं शिरके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नजरों से कुछ छूट रहा है। दीदी तू भी चलना मेरे साथ। नहीं हितल, मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है ना, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ दीदी अपना ध्यान रखना है। हाँ हितल, तू भी जा।
आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है। शिरके, ये खून भी उसी ने किया। कैसे हुआ है? पता नहीं साहब, ये कल रात ऑटो लेकर बाहर गए थे और दोपहर में खाना खा के सो गए। फिर जब मैं जगाने आई तो देखा ये। किसकी ऑटो चलाते ये? साहब, हमारे खुद के 4-5 ऑटो है, उसमें से एक ऑटो ये भी चलाते हैं। कोई घर में घुस के खून करता है और आपको पता नहीं? आप कहाँ थी? मैं सो रही थी। बाजू में? नहीं, वो मेरा महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर भी है, तो इस कमरे में नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। शिरके, आसपास पता करो इसके बारे में और ये भी पता करो कि इस घर में किसी ने किसी को आते जाते देखा था क्या? ठीक है सर। बहुत ज्यादा खिचखिच करता था साहब। घर में 3 ही लोग रहते हैं साहब, अनिल, उसकी बीबी किंजल और उसकी साली हेतल। हर वक्त वो गुस्सा करता था उनके ऊपर। और वो हेतल तो गौरी की दोस्त है। किसी को आते जाते देखा था घर में? नहीं साहब, लेकिन अनिल सही आदमी नहीं था। ये हेतल कहाँ है अभी? पता नहीं सर। सर, बाहर तो किसी ने भी अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन सर लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला था। अपनी बीबी और साली पर काफी गुस्सा करता था। हेतल नाम है इसके साली का। हेतल? वो तो कहीं नहीं दिख रही है। आपकी कोई बहन भी है हेतल? जी साहब। कहाँ है वो? साहब, वो 2 दिन पहले ही अपने गांव चली गई। शिरके, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ओके। शिरके, ये मार्क देख रहे हो? ये शायद अंदर वाले मंदिर का है और उसे अभी अभी शिफ्ट किया गया है। ये इसकी बीबी हमसे कुछ छिपा रही है। एक काम करो शिरके, आसपास कहीं सीसीटीवी है क्या देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करवा। या तो ये काम उसी सीरियल किलर का है या तो उन किलिंग के आड़ में किसी ने कॉपी करके इसको मारा है। सर, अनिल की पीएम रिपोर्ट। सर, अनिल को भी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट्स के निशान हैं और सर उसका भी गला काटा गया है, लेकिन सर इसके साथ रेप नहीं किया गया। इसका मतलब सीरियल किलर का कोई कॉपीकैट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने उन तीनों चिट्ठियों को लैब में भेजा था। लैब वालों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है, जागृत दुनिया। पता करो किस किस के पास आता है पेपर। आओ सर, आपने इन दोनों पर नजर रखने को कहा था। ये दोनों तो भाग रहे थे। सर, हम भाग नहीं रहे थे, हम सिर्फ अपने गांव जा रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रहना है। सच सच बताओ, मनोहर के खून के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है? सर, हमको कुछ नहीं पता। उस दिन जब हमारा झगड़ा मनोहर से हुआ तो क्या हुआ रे? कुर्ती फाड़ दी। तू मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? अपनी औकात में रहने का समझा? निकल यहाँ से, आइंदा मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो जिंदा कर दूंगा। अरे प्रभात का क्या चक्कर है? उसके माँ का कुछ पता चला? सर अभी तक छानबीन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। क्या हो सब? हट। अरे हट। सब क्या हुआ? तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मारना। सब लिया तो था तलाशी में। चुप।
सब बता क्यों मारा अपनी माँ को? ताकि बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े, और इसीलिए शायद तूने तेरे जीजाजी को मार दिया ना? आई शपथ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। आई चाय देना एक कप। किरण ताई के जाने के बाद आई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी साहब। आई को दिल का दौरा पड़ा साहब। नौटंकी मत कर, नौटंकी मत कर। अगर तेरे आई को दिल का दौरा पड़ता तो पूरे चौल को इकट्ठा कर लेता। तूने उसको मारा इसलिए किसी को बताया नहीं? नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं अगर किसी को बताता ना तो वो लोग मुझे मेरी आई से दूर कर देते। मैं अपनी आई को बहुत प्यार करता हूँ साहब, इसलिए मैंने आई का सर अपने पास रख लिया और आई का बाकी शरीर ना चाली के पीछे दफना दिया साहब। अब मेरे को मेरी आई चाहिए साहब, मेरे को मेरी आई दे दो साहब, मेरी आई मेरे को दे दो साहब, साहब साहब मेरी आई साहब। हमें पूरा यकीन था कि ये काम प्रभात का ही है, क्योंकि जो इंसान अपने मरे हुए माँ का कटा हुआ सर घर में रख सकता है वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन प्रभात कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमें यकीन था कि प्रभात की माँ मनोहर और आलोक, इसको प्रभात ने ही मारा है। लेकिन अनिल को किसने मारा? उसी सीरियल किलर ने, या मारा किसी और ने? तरीका था सीरियल किलर जैसा, ताकि उस सीरियल किलर पे शक जाए। सब मेरी बात तो सुनो साहब, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है साहब, वो किसी को नहीं मार सकता साहब। चुप, पुलिस के डंडे खाएगा ना सब सच बताएगा। सब सुनिए तो मेरी बात। चल निकल, बोला तेरे को, निकाल। सर, ये किंजल के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। सर, किंजल ने हमें बताया था कि हेतल 2 दिन पहले गांव गई थी, लेकिन ये फुटेज देखिए सर, किंजल 2 दिन पहले नहीं बल्कि उसी दिन दोपहर में गांव गई थी, और ठीक उसी समय के आसपास अनिल का मर्डर भी हुआ था। किंजल को ले दिया। ठीक है सर। साहब, मेरा पति बहुत गलत आदमी था। मैं तो बस हेतल को किसी अच्छी जगह रखना चाहती थी, अपने पति से बचाकर। तो उससे बचा नहीं पाई, इसलिए दोनों ने उसको मार दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो हमारी चाली में जयेश नाम का लड़का है। मैं चाहती थी कि जयेश और हेतल की शादी हो जाए। जयेश भी अनाथ है, इसलिए मैंने। लेकिन भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। जयेश हेतल बहुत अच्छी लड़की है। भाभी, तू समझ क्यों नहीं रही है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? भाभी, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। जयेश, तू फिर भी हेतल से शादी करके उसे अपने पास रख लेना। अरे कम से कम तेरे घर का काम वाम करेगी जयेश। और उसने बोला कि वो मेरी मदद भी करेगा। और मैं हेतल को छोड़कर घर वापस आई और घर पर आकर देखा तो मेरा पति मर चुका था। उसे किसी ने मार दिया था साहब। आपने आपके पति के इस गलत हरकतों के बारे में और किसी को बताया था? किसी को भी नहीं, बस जयेश को। मैं वैसे भी खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था। मैंने मनोहर, आलोक और किंजल के पति अनिल को मारा है। उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था। प्रभात मेरे भाई जैसा है, लेकिन उसकी माँ प्रभात की और मयूरी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया। अरे तू समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने एक बार बोल दिया ना मतलब ना। तू मुझे बार बार मत समझाने को आना। लेकिन बात तो सुन मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। प्रभात तो मेरा भाई से भी बढ़कर है। अरे एक ही तो है वो जिसने इस अनाथ से इतना प्यार किया। इसीलिए उस मनोहर ने भरे बाजार में उस दीपक के चक्कर में प्रभात को मारा था, तो इसीलिए मैंने मनोहर को मार दिया। उसका जीजा ही सारे फसाद की जड़ था। मेरा भाई प्रभात बहुत रोया उसके वजह से, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। और किंजल ने मुझे उसके पति के बारे में सब बताया। मुझसे रहा नहीं गया साहब। ऐसे पापियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। मार दिया मैंने उसको। तेरे किसने बोला रे इन सबको मारेगा तो महान कहलाएगा? हट्टा कहला। मनोहर, आलोक, अनिल और प्रभात की मां का खून जयेश ने किया। उसने कबूल किया, उसको सजा मिली। प्रभात की मां इतने दिनों से गायब थी,
तो उसकी पूछताछ करने उसके घर कोई क्यों नहीं गया? हम एक समाज में रहते हैं, हम एक समाज का हिस्सा है, तो ऐसे में अड़ोस पड़ोसियों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे पड़ोसियों को हमारी मदद की जरूरत हो या हमें उनके मदद की जरूरत हो। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड वक्त के साथ हर घाव बढ़ जाता है, लेकिन सोनम हमारे लिए बात कभी सही साबित नहीं होगी। वो घाव पहले भी नहीं भर पाया, न आज भर पाएगा। ए रुक, क्या हुआ? ऐसे अंदर आके बाहर क्यों जा रहा है? Happy birthday to you. Happy birthday dear Sonam. Happy birthday to you. देखा, मैंने तुम्हारा एक भी बर्थडे मिस नहीं किया। और अब इस बार का बर्थडे तो स्पेशल वाला बर्थडे है, क्योंकि अब हम एडल्ट हो गए हैं। We are 18 now. और अब हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। और इसलिए सोनम, मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुम मिसिंग नहीं थी। तुम्हारा मर्डर हुआ था। कौन है लड़की और किस सोनम की बात कर रही है जिसके मर्डर होने की बात बोल रही है? सर, मैं ना तो इस लड़की को जानता हूँ ना ही किसी सोनम को। मुझे तो बस ये सीडी मिली थी इस लैपटॉप में जो कल ही सेकंड हैंड खरीदा था मैंने। कहां से खरीदा था? सर, एक कबाड़ वाले से। एक्चुअली कल मैं इंद्रपुरम मार्केट में था और वहीं कबाड़ वाले के पास ये लैपटॉप देखा था मैंने। सर, लैपटॉप का चार्जर नहीं था उसके पास, लेकिन कंडीशन देखकर ये लैपटॉप उस कबाड़ वाले से खरीद लिया मैंने। दरअसल मेरे पास घर में पुराने लैपटॉप का चार्जर पड़ा था जो इसमें लग गया सर। लैपटॉप बिल्कुल चालू कंडीशन में था, लेकिन उसकी सीडी ड्राइव में एक सीडी थी। सर, जैसे ही सीडी प्ले की उसमें इस लड़की की फुटेज मिली। मुझे लगा कि आपको सब आके बता देना चाहिए। बिल्कुल सही किया तुमने। कन्फेशंस ऑफ मर्डर। आई नो तुम मुझे ब्लेम करती हो कि मैंने अब तक ये सच छुपाए रखा, लेकिन तब ये बात किसी को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बहुत डरी हुई थी सोनम, लेकिन अब मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। सॉरी सोनम, मुझे भी जाना पड़ेगा। तरुण, प्लीज थोड़ी देर बाहर वेट करो। या श्योर सर। थैंक यू। क्या लगता है तुम लोगों को, इस रिकॉर्डिंग में कुछ सच्चाई है? सर, ऐसे देखने से तो ये लड़की नॉर्मल लग रही है, लेकिन जिस तरह से इसने कैमरे के सामने आके अपने सामने एक लड़की को एज्यूम किया है वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। अभिषेक, सर क्या पता ये लड़की ऐसे कैमरे के सामने आके किसी ड्रामे वगैरह की रिहर्सल कर रही हो। अभिषेक, अगर ये लड़की वाकई में कोई ड्रामा कर रही थी तो परफॉर्मेंस बहुत रियल थी सर। हो सकता है ये सब रियल ही हो, क्योंकि जब डोरबेल बजी तो ये लड़की बाहर की तरफ गई और बाहर की तरफ से वापस आकर इसने सोनम को ही एड्रेस किया। सॉरी सोनम, मुझे भी जाना पड़ेगा। ये जो डोरबेल वाला पार्ट है मुझे बिल्कुल ड्रामा नहीं लग रहा है। हमें इस लड़की और इसकी दोस्त सोनम के बारे में सच्चाई पता करनी होगी, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है तो मामला मर्डर का बनता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये केस जब हमारे पास आया तब हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वाकई में कोई मर्डर केस है या फिर ये हमारा वक्त जाया करने वाला है। लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था जो सीडी की फुटेज में किसी सोनम नाम की लड़की के मर्डर होने का दावा कर रही थी, और वो किस सोनम की बात कर रही थी हम ये भी नहीं जानते थे।
उस लैपटॉप का आईपी एड्रेस पता करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही उस लैपटॉप पर कोई बारकोड था जिससे हम उस लैपटॉप के ओरिजिनल बायर तक पहुंच पाते। अब हमें एक लंबा रास्ता अपनाना था। एक तरफ हम के डेटाबेस से उन सभी सोनम का डेटा निकाल रहे थे जो अब तक गायब थी और दूसरी तरफ हम उस कबाड़ वाले की दुकान पर पहुंचे जहां से वो सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा गया था। सर यही वो दुकान है जहां से मैंने लैपटॉप खरीदा था। हाँ साहब, ये लैपटॉप मैंने इनको बेचा था, लेकिन बात क्या है साहब? ये लैपटॉप जो तुमने इनको बेचा, इस लैपटॉप में हमें ये सीडी मिली थी। किसकी है? सीडी? सीडी के बारे में तो कुछ नहीं जानता साहब, लेकिन ये लैपटॉप मैंने कबाड़ में खरीदा था। किससे खरीदा था? साहब मेरे आसपास के मोहल्ले में बहुत सारे कबाड़ वाले, वो घर घर जाके कबाड़ खरीदते और वही माल मुझे बेचते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें ये रद्दी कबाड़ का सामान बेचते हैं? यही कोई 10-12 से ज्यादा होंगे साहब। मैं उन लोग से बात करके आपको बताता हूँ कि ये लैपटॉप मेरे पास कौन लेके आया और कहाँ से लेके आया। इस लैपटॉप में हमें सीडी मिली। हो सकता है इस लैपटॉप के साथ किसी ने सीडी भी बेची हो सकता है साहब। ऐसी पुरानी सीडीज में मैं खरीदता हूँ साहब, और ऐसी बहुत सारी सीडीज मेरे पास कबाड़ में भी है, चाहे तो आपको दिखा देता हूँ। सर ये तो बिल्कुल ऐसी सीडी है। कन्फेशंस ऑफ मर्डर 2 बिल्कुल सेम सीडी है। मनीष, मुझे जल्द से जल्द वो रद्दी कबाड़ वाला चाहिए जिसने ये लैपटॉप और सीडीज को बेचा। ओके सर। अरे देखो ऐसी कोई और भी सीडी मिलती है क्या? सर यहाँ तो इतनी सारी मिसिंग सोनम है, हमें कौन सी सोनम चाहिए? शुक्र है ये सब तो मालूम नहीं। फिलहाल एक काम करो, जितनी भी मिसिंग सोनम है सबके रिकॉर्ड निकालो। सर ये सोनम का चक्कर ना मुझे बड़ा घन चक्कर लग रहा है। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी तब भी एक सोनम ऐसी फेमस हुई थी, वो सोनम जो बेवफा थी, जिसका नाम सबकी जुबान पे था, लेकिन वो कौन है किसी को मालूम ही नहीं था। सर कहिए वही सोनम तो नहीं? शुक्ला। सॉरी सर। ये सिक्का याद है सोनम? 10 साल पहले इसी 5 रुपए की शर्त लगाई थी मैंने तुमसे, और तुमसे हार जाने के बाद भी मैंने तुम्हें ये सिक्का वापस नहीं दिया, और फिर तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला ये देने का। 10 साल हो गए उस हादसे को। वो दिन याद आते मन कांप उठता है मेरा। शुक्ला एक काम करो, सभी सोनम को स्टेट वाइज डिवाइड करो, सर को बताने में इजी होगा। ओके सर। जैन सर, के डाटाबेस से सोनम नाम से दर्ज हुए 50 से ज्यादा मिसिंग कंप्लेंट का पता लगा लिया मैंने। अभिषेक फिलहाल तुम उन सभी केसेस को जीरो डाउन करो जो 10 साल पहले हुए थे, और उन सभी स्टेट्स को फोकस करो जहां पर हिंदी बोली जाती है। इस वीडियो वाली लड़की के एक्सेंट से लग रहा है कि ये लड़की और इसकी दोस्त सोनम ये नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है सर। मैं अभी तक नहीं उभर पाई उस हादसे से, पर जब तुम थी वो भी क्या दिन थे। हम घंटों घंटों खेलते रहते थे। रेडी? हाँ ठीक है। 1 2 3। ये मैं जीत गई ये। यार सोनम तो हमेशा मुझसे जीत जाती है, तुझे तो हार नहीं था, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। अच्छा मेरे 5 रुपए निकाल। मेरे पास सिर्फ यही 5 रुपए है। ऐसा करती हूँ मैं तुझे कल दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब चल। और मैं हमेशा तुम्हें टालती रहती थी। मैंने सोचा था अगली बार जीत जाऊंगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा, पर हमारा हिसाब आज तक बराबर नहीं हो पाया। और मुझे पता है तुम बेस्ट हो, तुम्हारे जैसे हमारे गांव में कोई नहीं था। गांव? और
इसी बात से मैं तुमसे जेलस फील होती थी, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं होने दिया। लेकिन अब तुम्हें खोने के बाद मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने आप को कोसती थी। मैं ऐसे कैसे सोच सकती थी तुम्हारे बारे में। लेकिन अब मैं सब कन्फेस करूंगी। अरे दीदी, आप फिल्म बना रहे हो मेरा? अरे नहीं नहीं, तुम आओ ना अंदर, मुझे ना चाय बना के दे दो। इन मिसिंग सोनम में से जितनी भी सोनम गांव की रहने वाली है उनको जीरो डाउन करो। उस लड़की ने सोनम का 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आज से 10 साल पहले सोनम की उम्र 8 साल की रही होगी। 8 साल की सोनम गांव के रहने वाली है। मैं चेक करता हूं सर। मनीष सर, उस लड़की ने अपनी पहली सीडी में बोला है कि सोनम का मर्डर हुआ था, और दूसरी सीडी में जो उसने बोला है वो बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। कब? मैं तुमसे जेलस फील होती थी, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं सब कन्फेस करूंगी। सीडी पर लिखा है कन्फेशन ऑफ मर्डर, और यहां पर यह लड़की खुद कन्फेस करने की बात कर रही है। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं कहीं इसी लड़की ने सोनम को? यस। इस वीडियो में इस लड़की की उम्र 17-18 साल से ज्यादा की नहीं लग रही है। मतलब जब सोनम मिसिंग हुई तो ये लड़की लगभग 7-8 साल की रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस उम्र में हमें इस लड़की को अच्छे से समझना होगा। मनीष, वो दूसरे कबाड़ी वाले का पता चला जिसने वो लैपटॉप उस कबाड़ी की दुकान पर बेचा था? जी हाँ सर, उसका पता चल गया। शामू से लेकर आ रहे हैं। गुड, आते ही मेरे पास भेजो सर। साहब, मैं अलग अलग कॉलोनी में जाके घर घर जाके कबाड़ खरीदता हूँ साहब। वो सब मालूम है हमें। ये लैपटॉप किससे खरीदा था वो बोल। ये ले साहब, ये तो मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए साहब। इस लड़की से खरीदा था? साहब उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ साहब, अब ये लैपटॉप मुझे किसी औरत ने ही बेचा था साहब। हाँ रखो, इधर रखो। कबाड़ है। हाँ इन सबका 100 रुपए होगा। क्या भैया 100 रुपए? लैपटॉप है, लैपटॉप देखो बहुत महंगा आता है। चलाना आता है तुमको? नहीं, लेकिन महंगा आता है। अरे ये वैसे ही भंगार में ही जाएगा, 200 रुपए से ज्यादा नहीं। बताओ बेचना है? ठीक है। कौन औरत थी वो? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साहब मैं उस टाइम गणेश नगर में था, हो सकता है वो आसपास वहीं रहती होगी। सुन, ये औरत थी वो? हाँ साहब यही तो है, इन्होंने मुझे लैपटॉप बेचा था। गणेश नगर में इस औरत ने जहां पर तुझे लैपटॉप बेचा था वो जगह दिखा हमें। शुक्ला। मैगम सर, की डाटाबेस से एक 8 साल की सोनम त्रिपाठी की मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जो गोमती नगर के बुधवा गांव के रहने वाली है, और ये 10 साल पहले से मिसिंग है। सर ये केस अभी तक बैकलॉग में है। बुधवा गांव, गोमती नगर। इस कबाड़ वाले ने गणेश नगर में जहां से लैपटॉप खरीदा था वहां से गोमती नगर लगभग 65-70 किलोमीटर दूर होगा। हाँ सर, इसीलिए लग रहा है कि हमें जो सोनम चाहिए वो यही सोनम त्रिपाठी हो सकती है। मनीष, गोमती नगर थाने से इस सोनम त्रिपाठी की डिटेल्स निकालो। सर। हाँ साहब यही जगह थी। अब मैं इधर से आ रहा था और वो औरत पीछे से ही आई थी, और यहीं पे मैंने लैपटॉप खरीदा था साहब। अब मुझे लगता है साहब आसपास ही रहती होगी। सर सोनम त्रिपाठी जयचंद और शालिनी त्रिपाठी की बेटी थी। सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके बारे में कोई लीड नहीं मिली थी, लेकिन सोनम के मिसिंग होने के 6 महीने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। क्या? जी हाँ सर, उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया था, और सबसे पहले उनके एक पड़ोसी ने उनको घर में मरा हुआ देखा था। उसके बाद वहां की लोकल पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची तो घर में उनको जूसेस के 2 ग्लासेस मिले। ग्लासेस पर पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था कि उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया है, और इसी वजह से केस क्लोज हो गया। उस वीडियो वाली लड़की की कोई इंफॉर्मेशन? सर जो ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका तो ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वीडियो वाली लड़की सामने आई होगी या नहीं। ये वीडियो वाली लड़की सोनम की दोस्त थी, तो उसके आस पड़ोस या स्कूल में पढ़ने वाली भी हो सकती है।
उस लड़की ने वीडियो में कहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और इधर सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। इन केसेस को अच्छे से समझना होगा। सोनम त्रिपाठी के अड़ोस पड़ोस में पता करो। हाँ श्याम। सर उस औरत का पता चल गया है जिसने उस कबाड़ी वाले को लैपटॉप बेचा था। गुड, थाने बुला लो उसको। साहब ये तो जागृति मैडम है, मैं इनके यहाँ काम करती थी। और जागृति का ये लैपटॉप जो तुमने उस कबाड़ वाले को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये लैपटॉप मुझे जागृति मैडम के मकान मालिक ने दिया था। जागृति का मकान मालिक? तो जागृति कहाँ है? मालूम नहीं साहब अभी वो कहाँ है, लेकिन पहले वो पारिजात कॉलोनी में किराए पे रहती थी। जागृति का मकान मालिक कौन? नाम क्या उसका? अब मुकेश वर्मा। जागृति का ये लैपटॉप उसके मकान मालिक के पास कैसे आया जो उसने तुम्हें दिया? साहब वो 3 महीने पहले अचानक से जागृति मैडम कहीं चली गई थी। कहाँ चली गई? मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अपना सारा सामान मुकेश भाई के घर पे ही छोड़ के चली गई थी और मकान का किराया भी नहीं दिया था। और साहब मेरी तनख्वाह भी बाकी थी, इसीलिए मुकेश भाई ने ये लैपटॉप मुझे दे दिया। साहब हाँ बुलाया था, कोई काम है क्या? हाँ सुन, ये जो भी जागृति का सामान है ले जा। मैं? हाँ। जागृति मैडम के बारे में कुछ पता चला क्या? अरे उसके बारे में मालूम चलता तो उसका सामान तुम्हें क्यों देता? उसकी तरफ से तुम्हारी तनख्वाह बाकी है ना। हाँ। तो जो भी तुम्हारे काम लगे तुम ले लो, बाकी सब फेंक दो। साहब उनके सामान में ये लैपटॉप और बहुत सारी सीडी थी जो मैंने कबाड़ में बेच दी थी। कमाल है तुम और तुम्हारा मुकेश भाई। और कौन कौन रहता था जागृति के साथ? साहब वो अकेली ही रहती थी। उनको देख के कभी लगा नहीं था साहब कि मेरा पगार दिए बिना गायब हो जाएंगी। बहुत सीधी सादी थी साहब, और बाकी लोग जैसे चिक-चिक भी नहीं करती थी। दीदी चाय। और वो दीदी आपको सब्जी लाने के लिए बोले थे ना, तो अगर आप नहीं ला सकते तो मुझे बोल देते। पैसे दे दोगे तो मैं ले आऊंगी। मैं पैसे देती हूँ, पर दीदी अभी पैसे दोगे सब्जी लाने जाऊंगी तो देर हो जाएगी ना। अब मैं खिचड़ी बना दूं? ठीक है, तुझे जो आसान लगे वो बना ले, पेट ही तो भरना है। साहब कोई तो दुख था उनको, हमेशा ना गुमसुम सी रहती थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तुम्हारे पास? नहीं साहब, उन्होंने कभी अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। जागृति के उस मकान का मैं एड्रेस दो जहां पर वो किराए पर रहती थी। और जागृति का मकान मालिक कहाँ रहता है? नमस्ते साहब। यहाँ सोनम रहती थी, उसके बारे में क्या जानते हो तुम? सोनम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अचानक उसके खो जाने से उसके माँ बाप ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने शायद आत्महत्या कर ली। कि सोनम के परिवार में और कौन कौन था? सोनम के पापा के बड़े भाई हैं। सोनम के माँ बाप को देखने के बाद सबसे पहले मैंने उनको ही फोन किया था। हेलो, क्या? फिर कुछ समय पहले सोनम के ताऊ ने ये मकान बेच दिया था। अच्छा ये जागृति है, सोनम की बचपन की दोस्त, इसे पहचानते हो तुम? नहीं साहब, मुझे नहीं याद आ रहा, और ये तो बड़ी हो गई है साहब, मैं कैसे पहचानूंगा? अच्छा ये सोनम के ताऊ कहाँ रहते हैं? साहब वो वैशाली में रहते। सर मुझे सच में नहीं पता कि जागृति अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि जागृति इस घर में अकेली रहने वाली थी, जबकि ये घर मैंने जागृति और उसके भाई को दोनों को किराए पे दिया था। जागृति का भाई? हाँ सर, लेकिन जब भी मैं किराया लेने आता था मैंने उस लड़के को कभी देखा नहीं है। अंकल ये लीजिए आप करें। थैंक यू। आपको चाय वगैरह लेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। आपका भाई नजर नहीं आ रहा? अच्छा वो गौतम, वो बाहर गया हुआ है। नाम क्या है जागृति के भाई का? बताया तो गौतम था सर, लेकिन पता नहीं असली या नकली। मतलब ये कि एकदम चालू किस्म का लड़का था सर। इस घर का अग्रीमेंट उसी के नाम पर था, लेकिन जो भी डिटेल्स उसने दिया वो सारी फेक निकली। फेक? हाँ सर। सर उन दोनों को देखकर कभी लगा नहीं कि दोनों ऐसे निकलेंगे। अंकल घर तो काफी अच्छा लगा हमें, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा बोल रहा। अरे बेटा पसंद है तो थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम दोनों हो कहाँ से? अजमेर से। अजमेर? हाँ। तो यहाँ फिर गाजियाबाद में कैसे? वो एक्चुअली हम दोनों भाई बहन का यहाँ KMT कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो इसी चक्कर में। इतना सब था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं इस घर के किराए से अपनी होम लोन की EMI भरता हूँ, मुझे लगा कि मैं आपको ये सब बता दूंगा तो कहीं चक्कर लंबा ना हो जाए। सर लेकिन मैंने 2 महीना इंतजार किया था। कब से गायब है दोनों बहन भाई? सर 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पे किराया लेने आया था तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था। जागृति का नंबर था नहीं, तो उसके भाई गौतम को फोन किया मैंने। नमस्ते अंकल। बेटा आज किराया देना था। हाँ तो मेरी बहन घर पे होगी ना, उनसे ले लीजिए। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ,
यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या? अंकल मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? फिर उसने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया सर, और कुछ दिन बाद उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने अपने अजमेर के एक रिश्तेदार को उनका अजमेर का एड्रेस दिया, बोला जाकर पता करो, लेकिन सर एड्रेस ही गलत था। मैं क्या करता सर, इसलिए मैंने उनका सारा सामान निकाल दिया और घर किराए पर दे दिया। गौतम का नंबर दीजिए। जी सर, और हमें घर पे चेक करना है। आई सर, मैं किराएदार को बोल देता हूँ, प्लीज। अभिषेक, घर भी वही है जो वीडियो में है, और ये सारा सामान भी वही है। ये सारा फर्नीचर आप ही का है? हाँ सर, ये सारा फर्नीचर मेरा ही है। सर, जब हम यहाँ पर रहने आए थे तो इस कबाड़ के अंदर कुछ सामान था जो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हमने वो सामान एक बॉक्स में रख के इस पलंग के नीचे रख दिया है। सर ये देखिए, कन्फेशन ऑफ मर्डर। सर ये देखिए, और भी है। कन्फेशन ऑफ मर्डर 3, 4, 5, 6 4 सीडी। एक सीडी मिली लैपटॉप में, दूसरी सीडी मिली कबाड़ी के पास, और वैसी ही 4 सीडी है। लेकिन सर, जागृति और उसके भाई का फेक एड्रेस देके यहाँ रहने का मामला कोई समझ नहीं आ रहा है। मकान मालिक मुकेश और मेड सविता के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है ये लोग बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हो। मुकेश ने बताया था कि जागृति और गौतम ने केएमटी कॉलेज में एडमिशन लिया था। केएमटी कॉलेज से भी इनके बारे में पता करो। सर, जी साहब, हम आपसे सोनम मिसिंग केस और उसके पेरेंट्स के सुसाइड केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, लेकिन इतने सालों बाद आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम सोनम मिसिंग केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। क्या सोनम के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? पता तो नहीं चला, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, हो सकता है सोनम के पेरेंट्स को इस बात का पता हो। क्या उन्होंने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं सर, वो तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि सोनम उन्हें मिल जाए। किसे पता था वो ये सब कर लेंगे। हमारा आकलन ये कह रहा था कि सोनम त्रिपाठी ही वो बच्ची होगी जिसकी हत्या की बात वो लड़की कर रही थी, जिसकी पहचान जागृति के नाम से हुई थी। लेकिन सोनम के परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, कहीं से भी हमें जागृति की बैकग्राउंड की कोई लीड नहीं मिली थी। और सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली जागृति 3 महीने से गायब थी। ये कई आपराधिक संकेत दे रहा था। सवाल यह भी था कि क्या जागृति को इसलिए गायब कर दिया गया था क्योंकि वो सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली थी, और तब जागृति के सामान में मिली बाकी की सीडीज इस केस को और भी पेचीदा करने वाली थी। सोनम, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा था, बल्कि मुझे भी अंदर से खत्म कर दिया था। पर मैं तुम्हें ये बात कभी बता नहीं पाई, जबकि मैं जानती थी कि वो हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसको सब पता था कि हम कब कहाँ मिलते थे, कहाँ खेलने जाते थे। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और रुकती। जैसे ही मैं गई थी वो आ गया था, और तुम्हें मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी, मैं तुम्हारी तरफ भागी थी, लेकिन पता नहीं वो तुम्हें कहाँ ले गया। पर मैं तुम्हें ढूंढती रही। फिर मैंने देखा वो तुम्हारा और फिर उसके बाद वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं भागती रही। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी तब? मैं सहम गई थी।
किसी को कुछ नहीं बता पाई, किसी को भी कुछ नहीं बता पाई। मिट सविता और मकान मालिक मुकेश ने कहा था कि जागृति के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन इस वीडियो में तो इसके पास मोबाइल फोन दिख रहा है। राइट सर। जागृति ने अपने वीडियो में बोला है कि कोई आदमी उनका पीछा करता था और उसने सोनम का रेप और मर्डर किया, जो जागृति ने सब कुछ विटनेस किया। सर, मैं गोमती नगर थाने के रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मेरे सामने आई, और वो ये कि सोनम के मिसिंग होने के बाद से 8 और बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहां पे, और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में सोनम सहित गोमती नगर से 9 बच्चियां मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़े क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं? जागृति ने अपने वीडियो में कहा है कि जो आदमी उनका पीछा करता था उसने सोनम का रेप और मर्डर करके उसे किसी तालाब में फेंक दिया था। पता करो बुधवा गांव गोमती नगर के आसपास जितने भी तालाब हैं, पिछले 10 सालों में वहां पर कोई लाश मिली है क्या? ओके सर। सर यस कमिंग। सर, इसका नाम गौतम है, केएमटी कॉलेज में पढ़ता है। सर, जागृति भी केएमटी कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कॉलेज नहीं गई। सर, एक स्ट्रेंज बात पता चली है, गौतम का सरनेम खन्ना है जबकि जागृति का शर्मा। ये गौतम जागृति का भाई कैसे हो सकता है? सर, गौतम तो कॉलेज आ रहा है लेकिन जागृति कॉलेज नहीं आ रही है। सर, कॉलेज से जागृति के पेरेंट्स के बारे में पता चला था, मैंने उन्हें फोन भी किया था। हेलो, आप जागृति के फादर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं गाजियाबाद थाने से बात कर रहा हूँ। क्या बता सकते हैं अभी जागृति कहाँ है? सर, जागृति तो गाजियाबाद के केएमटी कॉलेज में पढ़ती है। सर, जागृति के पेरेंट्स को तो ये मालूम ही नहीं कि वो गाजियाबाद में किराए पे कहाँ रहती है, बल्कि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो 3 महीने से गायब है। जागृति के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर, दिल्ली में। ठीक है, इस गौतम को लेकर आओ और ये 3 सीडी प्ले नहीं हो रही है, 4, 5, 6 इनका डेटा रिकवर करवाओ। सर, सर, मैं मानता हूँ कि मैं जागृति का भाई नहीं हूँ, पर सर मैंने वो मकान जागृति के लिए ही लिया था। जागृति है कहाँ? सर, मुझे नहीं पता जागृति कहाँ पर है। बेटा, मालूम तुझे सब है, पहले बोल, रेंट एग्रीमेंट पे तूने अपनी फेक डिटेल्स क्यों दी थी? मैं जागृति की सिर्फ हेल्प करना चाहता था। कैसी हेल्प? सर, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। सर, फिर मैंने उसे बोला कि अगर हम भाई बहन बन के जाएंगे तो हमें मकान इजीली मिल जाएगा और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने फेक एड्रेस प्रूफ दिया। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई भी इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन जागृति अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि वो उसके सौतेले माँ बाप थे सर। सौतेले माँ बाप? हाँ सर, जब जागृति 9 साल की थी तो उन्होंने उसे ममता ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, लेकिन जागृति की उससे बनती नहीं थी सर। उसे जब भी रेंट और पैसों की जरूरत पड़ती थी तभी वो अपने सौतेले माँ बाप को कांटेक्ट करती थी। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो एकदम से गायब कहाँ हो गए। ज्यादा होशियारी मत दिखा, अगर हमें बाद में पता चला ना कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है तो जानता है ना क्या होगा तेरा। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि जागृति कहाँ है। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ सर, है, वो मेरे फोन में जो आपके पास है। जी हाँ, ममता अनाथ आश्रम से हमने जागृति को गोद लिया था जब वो 9 साल की थी। और सोनम नाम की भी किसी लड़की का उसने हमसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। जागृति के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और चेक करो उसका फोन कब और कहाँ बंद हुआ था। हो सकता है उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई क्लू मिल जाए जो सोनम के कातिल से ताल्लुक रखता हो। सर, ये सीडी नंबर 4 तो प्ले हो रही है, लेकिन 5 और 6 प्ले नहीं हो रही। 5 और 6 की फुटेज भी रिकवर करवाओ। ओके सर। सोनम, तुम्हारे कितने सपने थे, तुम बहुत पढ़ना चाहती थी, तुम यूएसए, यूके जैसे बड़े बड़े देशों में घूमना चाहती थी, लेकिन बड़े बड़े देशों का एग्जाम्पल देके तुम सलीम अंकल के बारे में बातें करती थी, जिनकी जॉब दुबई में लगी थी और वो तुम्हें चॉकलेट्स देते थे। उनकी चॉकलेट्स तुम मुझसे शेयर करती थी और कहती थी, पता है आज सलीम अंकल क्या बोले? क्या बोले? उन्होंने बोला कि वो मुझे अपने साथ दुबई लेके जाएंगे। मैं तभी से तुम्हें खोने से डरती थी,
लेकिन मुझे क्या पता था पर तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। सरप्राइज फॉर यू जागृति, पार्टी करेंगे सब लोग। सलीम? हाँ साहब, एक सलीम कुरैशी, उसका परिवार इसी गांव में रहता था। उसका सोनम के घर में भी आना जाना था। सोनम क्या, सलीम सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। ये सलीम कुरैशी और उसका परिवार अब कहाँ है? साहब वो सलीम की दुबई में नौकरी लग गई थी, तो पहले तो ऐसे साल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई चला गया। दुबई चले गए? कब शिफ्ट हुए? सोनम के माँ बाप की मौत के कुछ महीनों बाद। सीडी की इस फुटेज में जागृति की बातों से लगता है कि सोनम का रेप और मर्डर करने वाला आदमी सोनम और जागृति दोनों को जानता था। कहीं वो सलीम कुरैशी तो नहीं है? इसी वजह से वो अपनी फैमिली से दुबई भाग गया हो सकता है सर, लेकिन सोनम के जानने वाले जितने भी लोग हमें मिले उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो जागृति के बारे में जानता हो। जागृति के पेरेंट्स बोल रहे थे कि जागृति अनाथ थी, उन्होंने उसे ममता बाल आश्रम से अडॉप्ट किया था। फिर जागृति सोनम की दोस्त कैसे और कहां बनी होगी? मैंने 9 साल पहले जागृति को यहाँ से अडॉप्ट किया था। ये जागृति अनाथालय में आई कब थी? सर एडॉप्शन के करीब 1 साल पहले उसे कोई अनाथालय के बाहर छोड़ गया था। सर हमने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया था कि उसे यहाँ कौन छोड़ गया था। हमने उसके माता पिता रिश्तेदार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताया। जागृति नाम भी हमने ही उसे दिया है। हेलो, व्हाट? मैं अभी पहुंचा हूं। हाँ मनीष। सर जागृति ने उस रिकॉर्डिंग में कहा था कि सोनम को मार के तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन पिछले 10 साल से तालाब के आसपास कोई बॉडी नहीं मिली थी। लेकिन अभी यहाँ गोमती नगर के तालाब के पास टूरिया नाम की एक बच्ची की लाश मिली है, जो कुछ ही दिनों पहले मिसिंग हुई थी। यानी ये 9वीं बच्ची है जो सोनम के बाद मिसिंग हुई थी? जी हाँ सर, और इस बॉडी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है ये केस भी रेप और मर्डर का है। पर अगर इन सभी बच्चियों के केसेस को एक ही क्रिमिनल से जोड़ें तो ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, जिसने सबसे पहले सोनम को और एक के बाद एक इन बच्चियों को गायब किया। लेकिन लाश धुरिया की ही मिली थी और सोनम का भी रेप और मर्डर हुआ था, ऐसा जागृति इस वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रही है। और वो ये भी बोल रही है कि वो और सोनम उस किलर को जानते थे। जागृति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर जागृति का फोन 3 महीने पहले 5 जून को सीमापुरी में बंद हुआ था। सीमापुरी? सर सीमापुरी वैशाली से ज्यादा दूर नहीं है, और वैशाली में सोनम का ताऊ रहता है। सोनम का ताऊ? सोनम के गायब होने और उसके पेरेंट्स के सुसाइड करने का सबसे ज्यादा फायदा सोनम के ताऊ को ही हुआ है। हो सकता है सोनम के पेरेंट्स की आत्महत्या उसके ताऊ की कोई साजिश हो। लेकिन सर हमें सलीम कुरैशी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सोनम के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर दुबई शिफ्ट हो गया था। और सब मालूम चला है कि हर साल वो दुबई से इंडिया आता है। पता करो, जब जब सलीम कुरैशी दुबई से इंडिया आता था उसी दौरान ये बच्चियां गायब हुई हैं क्या? और सोनम के ताऊ की भी कुंडली निकालो। सर सोनम के ताऊ और उसके दुबई वाले अंकल सलीम कुरैशी पर शक करने की वजह थी, लेकिन ये केस इतना पुराना था कि मौजूदा वक्त में सबूतों के लिए जोड़ तोड़ करना मुश्किल साबित हो रहा था। और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जागृति जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रही थी, उसे सोनम से जुड़े लोग नहीं जानते थे, और जागृति को जानने वाले लोग भी सोनम के बारे में नहीं जानते थे। सोनम का मिसिंग केस फाइल होने के कुछ वक्त बाद ही जागृति का अनाथालय में जाना शक के बादल और भी घने कर रहा था। हम 3 जगह के डम डेटा पर काम कर रहे थे। एक, जहां पर जागृति का मोबाइल फोन बंद हुआ था, दूसरा जहां पर धुरिया की लाश मिली थी, और तीसरा बुधवा गांव जहां की सोनम रहने वाली थी। इसी दौरान जागृति के घर से मिली उन 4 सीडीज में से बाकी 2 सीडीज का डेटा रिकवर कर लिया गया। आई एम सॉरी सोनम, कल वो गौतम अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ गया, इसलिए मैं तुमसे आगे बात नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ जाएगा। कल तो उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। सरप्राइज फॉर यू जागृति, व्हाट्स अप? सब पार्टी करेंगे आज। सिर्फ मेरी वजह से तुम यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना, पता नहीं तू कहाँ रुकती। तेरी जो भी है रोक टोक है ना, यहाँ पे नहीं चलेगी, समझी? देख क्या रही है? चल अभी मजे करते, चल आजा।
मैं गौतम को मना नहीं कर पाई। मुझे तो उससे और भी नफरत हो गई है। मैंने उसे देखते हुए देखा। मैंने गौतम से क्या हर लड़के से दूरी बना ली थी, लेकिन रोहित सर वो थोड़े डिफरेंट है। रोहित सर? मुझे लगता है रोहित सर मुझसे, लेकिन वो कह नहीं पाते, पर मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ना बहुत हेल्पफुल है और मुझे भी तो उनकी हेल्प चाहिए ना। लगता है वो आ गए सोनम। मैं ना तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? बाय। जागृति को तूने गायब किया ना? हाँ बोल, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर कहाँ है वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच कह रहा हूँ सर, वो पक्का। जागृति ने तुझे देखते हुए पकड़ा था, है ना? गौतम, हाँ? देखते हो शर्म नहीं आती है? क्या है इसमें? सब लोग देखते हैं, नॉर्मल है। इट्स अ क्राइम। मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी। देख जागृति, पुलिस को मत बताना। आई प्रॉमिस, मैं वापस नहीं देखूंगा। वो नहीं मानी इसलिए तूने उसको मार डाला? नहीं सर, मैंने जागृति को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ मैं। अरे रोहित सर कौन है? कौन रोहित सर? मैं किसी को नहीं जानता सर, सच कह रहा हूँ मैं। सर जागृति के नंबर से जिस नंबर पे लास्ट कॉल हुआ था वो नंबर किसी रोहित सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने चेक किया, इस रोहित का फोन अक्सर उसी एरिया में एक्टिव रहता था जहां जागृति गायब रहती थी। हाँ सर, जागृति मेरी फ्रेंड है। तो अभी कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, हम दोनों की काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। हमें पता चला है कि तू भी उसी ऑर्फनेज में था जहां पे जागृति थी, और अडॉप्शन के 9 साल बाद अचानक से जागृति की जिंदगी में कैसे आ गया तू? सर मैं जागृति को पहले से पसंद करता था। जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को अपने बल पे सेटल किया, एक अच्छी जॉब भी पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं जागृति से दोबारा मिलता हूँ। सर मैंने पता लगा लिया था कि वो KMT कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और एक दिन जागृति क्या हुआ? और फिर हम दोनों अक्सर मिलने लगे, और इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। और सर 6 महीने पहले उसने मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताया। उसने मुझसे कहा कि उसके पेरेंट्स उसके घर के बारे में उसे पता था, वो जानती थी उसके असली माँ बाप कौन है। लेकिन हमें पता चला है कि जागृति तुझसे कोई मदद चाहती थी। उसने लास्ट कॉल में तुझे ही किया था। हाय जागृति। रोहित सर, जागृति तुम रो क्यों रही हो? अब आप मुझे भूल जाइए। अरे जागृति, उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की। सर ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। सर जागृति का फोन सीमापुरी में जिस दिन बंद हुआ था उस दिन वो एक औरत के साथ अमित होटल के पास एक CCTV में कैप्चर हुई थी। ये देखिए। और सर सीमापुरी, सोनम का बुधवा गांव और वो तालाब जहां पे हमें धुरिया की लाश मिली थी, इन तीनों जगहों के डंप डेटा में एक कॉमन नंबर मिला है जो बुधवा गांव के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। किसका नंबर है? सर किसी भुवन कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। भुवन तुम्हारा पति है और उस दिन वो उस अमित रेस्टोरेंट के पास था जहां पर तुम जागृति से मिली थी। हाँ मिली थी, पूरे 10 साल बाद। उस दिन मैं उसे आखिरी बार मिली थी। मैं ऐसी भागी औरत हूँ जिसने अपने बेटे को जीते जी अनाथ बना दिया। जागृति तुम्हारी बेटी है? जागृति नहीं, मेरी बेटी का नाम श्वेता है। उसके बाप ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। मेरी बेटी को अपना आवाज का शिकार बना दिया जब वो बेचारी 7 साल की थी। फिर इस दरिंदे की नजर सोनम पे पड़ी जिसके साथ मेरी श्वेता खेला करती थी। सोनम
मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम दिया। चल बाय बाय। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा ने सोनम के साथ गंदा काम किया, फिर उसे मार के तालाब में फेंक दिया और मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी श्वेता को उसके नजरों से बचाकर अनाथालय छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, लेकिन मैं गलत थी। 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। हेलो माँ। श्वेता, तू? आप मुझे भूल गई ना? अब तो मैं आपको याद भी नहीं आती होंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तुझसे मिलने अनाथालय भी जाती थी, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई तो किसी और की बेटी कैसे बन पाती? लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही। आप अपने पति से डर के उसे बचाती रही, लेकिन मैं नहीं। अब मैं सोनम को इंसाफ दिलाऊंगी। देख श्वेता, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो तुमने अपने पति को बचाने के लिए उसे मना किया और उस दिन उस अमित रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया। वो बिना मुझसे कुछ बोले वहां से चली गई और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति वहीं पे था। उस दिन सरला को जब उसने फोन किया तो मैंने सरला को उससे बात करते हुए सुन लिया था, और अगले दिन जब श्वेता, खुद को बचाने के लिए मैं श्वेता को मारने ही वाला था, मुझसे पहले उसने और कितने बच्चों को शिकार बनाया तूने? श्वेता उर्फ जागृति का पिता भुवन ही वो सीरियल रेपिस्ट और किलर था जो पिछले कई सालों से कई बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन उसका ये अपराध हर रोज उसी के घर में श्वेता उर्फ जागृति की मां को दस्तक दे रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी मां ने अपने पति को बचाने के लिए अपनी ही बच्ची को अनाथ कर दिया। 8 साल घर की चारदीवारी में और बाकी के 10 साल मन के अंधेरों में गुजारने के बाद अपने डर से जीतकर श्वेता उर्फ जागृति अपने पिता की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन अफसोस उसकी मां ने ही उसका साथ नहीं दिया। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।